प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की क्लासेस में हैं और पिछली क्लासेस में मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स की क्लासेस कराई थी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग टेट, सुपर टेट और सी टेट, मैं ये दावा करता हूं आप सभी के साथ कि अगर आप मैथ्स की इन क्लासेस को करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इन तीनों एग्जामिनेशन में नहीं होने वाली है। और आप जानते ही हैं कि हम पूरी तरह से सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस करते हैं। जिस लेवल से हम आपकी बात करेंगे, जिस लेवल से हमारी बातें इस क्लासेस में होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पैटर्न पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा आपके साथ एक सलाह है कि केवल मेरे द्वारा कराए गए क्लास में क्वेश्चंस और बताए गए प्रैक्टिस सेट को ही आप फॉलो करें तो मैथमेटिक्स का जो भूत है, मैथ्स का जो भूत है आपका टेट का, सुपर टेट का और सी टेट का, वो बहुत जल्द दूर हो जाएगा। तो आइए आज की क्लासेस की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में यह जाना था कि हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, है ना। हम लोग कैसे इवन फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे हम लोग ऑड फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब हम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, हम विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं और हम समभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। इन सब बारे में मैंने चर्चा आपके साथ किया हुआ है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आज फिर से देखते हैं। उसी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आगे भी चलूंगा आप सबके साथ। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहता है, बस नॉर्मल क्वेश्चन है आपके लिए, 120 120 के, है ना, 120 के समभाजक आपसे पूछ लिया। 120 का क्या पूछ लिया? समभाजक व विषम भाजक, दोनों अगर आपसे पूछ लेता है, समभाजक के बारे में भी चर्चा कर दे और आपको विषम भाजक के बारे में भी चर्चा कर दे, पूछ दे आपसे 120 के, है ना, इवन फैक्टर्स कितने होते हैं और ऑड फैक्टर्स कितने होते हैं। तो इवन फैक्टर्स को भी फाइंड आउट करना है और ऑड फैक्टर्स को भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम जानेंगे कि इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स के कैलकुलेशन क्या होंगे, क्या तरीका होगा। तो आइए क्लास में क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लास के क्वेश्चन ये होगा कि सबसे पहले हम लोग 120 का प्राइम फैक्टर करेंगे, हम 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे 120 का। तो अगर हम 120 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से कटा के हम इसे 60 बना देंगे। फिर अगर हम 2 से कटाते हैं तो इसे 30 बना देंगे। फिर हम 2 से कटाते हैं तो इसे हम 15 बना देंगे। फिर हम इसे 3 से कटाएंगे, ये 5 बन जाएगा और ये 5 से कटेगा आपके लिए 1 बन जाएगा। देखिए नॉर्मली आपको बात करना है, 120 के समभाजक की बात हो रही थी कि 120 के कितने समभाजक होंगे, कितने विषम भाजक, मतलब 120 आपको लिखना था, 120 आपने लिखा 120। अब आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू, देखिए ध्यान से, 1 2 3, 2 की जो संख्या आपको यहां दिखाई दे रही होगी, नॉर्मली आप देखिएगा जो 2 की संख्या आपके पास है उसकी संख्या जो है वो 3 है। उसी तरह अगर आपने देखा तो आप नॉर्मली बात को समझिए, 3 की संख्या एक बार है और 5 की संख्या एक बार है, इनके पावर की बात, ठीक है। अगर आपको विषम भाजक निकालना है, क्या निकालना है? अगर आपको विषम भाजक निकालना है, यह जानना है कि विषम भाजक क्या होगा, है ना, विषम भाजक आपको जानना है मेरे भाइयों। तो विषम भाजक के लिए केवल व केवल विषम भाजक के लिए केवल व केवल विषम संख्याओं को ही लेते हैं, विषम संख्या ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने ये देखा कि इसकी पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब एक काम करिए, आपको विषम भाजक निकालना था तो आप यहां पे एक टेक्निकल काम करेंगे। आप देखिए ये है आपके पास, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो 1 बढ़ा के 1 प्लस 1 कर दीजिए 2। यहां भी 1 है तो 1 बढ़ा के 1 प्लस 1 कर दीजिए कितना, 2। विषम भाजक के लिए केवल व केवल विषम संख्या की घात ढूंढते हैं, केवल व केवल क्या ढूंढते हैं, विषम संख्या की घात। तो 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया। अब आप एक काम करिए, यहां पे 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 दूनी का 4।
तो विषम भाजक की संख्या कितनी बन गई? 4। विषम भाजक की संख्या आपके सामने जो आई वह कितनी बन गई? 4। इसी तरह अगर हम मान लीजिए अगर आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके साथ कि ठीक है, तो समभाजक की संख्या क्या होगी? तो आपको अगर समभाजक की संख्या निकालनी है, किसकी संख्या? समभाजक की संख्या, है ना। समभाजक की संख्या आपको अगर निकालनी है तो इसे आप कैसे निकालेंगे? समभाजक की संख्या को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इसका तरीका क्या होगा कि समभाजक आखिरकार कितना होगा? तो आइए समभाजक की संख्या को निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप विषम की पावर लीजिएगा। मैंने आपको पढ़ाया है 1 + 1 ही रहेगा, इसमें भी 1 + 1 ही रहेगा। और सम संख्या की घात कितना है? 3 है। आप इसमें एक काम करिए, आप इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, है ना। विषम समभाजक की जो संख्या होती है, विषम भाजक विषम संख्या की घात +1, विषम संख्या की घात 1 है, 1 बढ़ा दिया 2, यहां 1 है, 1 बढ़ा दिया 2, और ये पावर 3 है, इससे गुणा कर दीजिए। समभाजक की संख्या निकल गई और समभाजक की संख्या होगी, देखिए 3 × 2 × 2, तो 3 दूनी 6, 6 का दोगुना कितना हो जाएगा? 12। आप इजी वे में देख सकते हैं, 3 दूने का 6 का दोगुना 12। तो समभाजक की जो संख्या होगी मेरे भाइयों वह कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी आपके पास समभाजक की संख्या। एक और प्रश्न यहां पे नई वैरायटी का बनता है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पूछा जाता है हम लोगों से एक प्रश्न, और उस प्रश्न की भी मैं चर्चा आपके साथ इसी प्रश्न के साथ कर लेता हूं। एक प्रश्न बनता है हम लोगों से और पूछा जाता है कुल अभाज्य, प्रश्न पूछा जाता है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा जाता है? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या मुझे चाहिए। क्या चाहिए? कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या मुझे चाहिए। अब देखिए, कुल अभाज्य गुणनखंड अगर आपको लाना है तो मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे ये आप कैसे जानेंगे? तो ये देखिए, पावर पे क्या है? 3 है, ये पावर पे कितना है? 2 है, ये पावर पे कितना है? 1 है। तो एक काम करिए, कुल अभाज्य गुणनखंड के लिए आप 3 + 1 + 1 को ही आपस में जोड़ लीजिए। आप 3 + 1 + 1 को ही आपस में जोड़ लीजिए। आपके पास जो डेटा होगा 3 × 1 = 4, 1 × 5, तो आपके पास आया गया कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या मिलेगी वह आपके पास कितनी आ गई? 5 आ गई। वह कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? तो 5 आ गई, जो आपके पास रखा गया है। एक और प्रश्न आपके पास आता है जिसे हम लोगों के लैंग्वेज में कहा जाता है विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्या भैया? विभिन्न अभाज्य, मैं बात करना चाहूं आपसे विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछ सकता है? विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की चर्चा अगर आपसे करना चाहता है एग्जामिनर, तो ध्यान से यहां समझिएगा, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, कितने तरह के होंगे? तो देखिए, एक बार 2 आया है, एक बार 3 आया है, एक 5 आया है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं अलग अलग संख्याओं के, वह कौन बन रहे हैं? 2 अलग अलग संख्याएं बन रही है, 2 बन रही है, 3 रही है, 5 बन रही है। तो कितने प्रकार की संख्या होगी? 3 प्रकार की ना। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो आपके पास मिलेगी वह कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई? 3 मिल गई। तो यहां पे मैंने 3 प्रश्नों की चर्चा की, विषमभाजक, समभाजक, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या और विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ये आपका रीजन होता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, लेकिन कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुणनखंड से रिलेटेड कितने प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है? गुणनखंड फैक्टर से रिलेटेड कितने प्रश्न आपके एग्जाम में टेट, सुपर टेट और सी टेट के एग्जाम में कितने तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं? उन सभी प्रश्नों की चर्चा मैं एक बार यहां पे आपके साथ कर दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इस सभी प्रश्नों को। एक प्रश्न बनता है, अगर मैं कहूं तो सबसे पहला प्रश्न बनता है क्या?
कुल भाजकों की संख्या। पहला प्रश्न बनता है आपके लिए और वो होता है मेरे भाई कुल भाजकों की संख्या, पहला प्रश्न होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसकी बात होती है। दूसरा प्रश्न आपके पास होता है, ध्यान देना, यह यूपी टेट 2018 में प्रश्न बना था, समभाजक की संख्या। क्या बना था? समभाजक की संख्या। मैं चर्चा करूंगा इस प्रश्न की। फिर आपके पास एक प्रश्न बनता है और बनाता है एग्जामिनर, और वो प्रश्न क्या होता है मेरे भाई? वह प्रश्न होता है आपके लिए विषम भाजक की संख्या। एक प्रश्न बनता है क्या? विषम भाजक की संख्या। ठीक है ना, एक प्रश्न बनता है आपका, तीन प्रश्न तो ये बने, देखिए, कुल भाजक की संख्या, समभाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है जिसकी मैं अभी अभी चर्चा की, और वो प्रश्न कौन था? कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक है ना, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ये मेरे भाई एक प्रश्न बनता है। अगर मैंने कह दिया तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है ना, एक प्रश्न बनता है आपके लिए, और वो प्रश्न आपका एग्जामिनर बनाता है विभिन्न, है ना, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या। एक प्रश्न बनाता है विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या। एक ये प्रश्न बनाता है आपका एग्जामिनर। ये प्रश्न बन गया तो देखिए इनडायरेक्टली 1 2 3 4 5 प्रश्न यहां बनते हैं। यहां पे भाजकों की संख्या से रिलेटेड, भाजकों की संख्या से रिलेट करके 5 प्रश्न मेरे भाई यहां बनता है। छठवां प्रश्न क्या बनता है ये आपको ध्यान देना है। छठवां प्रश्न आपका जो बनता है भाई भाजकों का योगफल। छठवां प्रश्न बनता है जिसकी चर्चा आपको और हमको करनी है, भाजकों का योगफल। देखिए इतने तरह के प्रश्न बनेंगे, सब प्रश्न की वैरायटी मैं आपको लिख रहा हूं। एक बनेगा भाजकों का योगफल, और अगला प्रश्न बनेगा, वो बनेगा विषम भाजक का योगफल। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न बन गया विषम भाजक का योगफल। ठीक है, और एक प्रश्न बन गया समभाजक का योगफल। एक प्रश्न बन गया आपका क्या? समभाजक का योगफल। ध्यान से समझिएगा, एक प्रश्न बन गया आपका समभाजक का योगफल। ठीक है ना, ये देखिए 3 प्रश्न ये भी बन गए, और एक लास्ट प्रश्न यहां पे बनता है ना, भाजकों का गुणनफल। एक लास्ट प्रश्न बनता है भाजकों का गुणनफल। ठीक है, इतने प्रश्न आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रखना है। ये एकदम पूरा का पूरा रामबाण है। इतनी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए, किसके लिए? यूपी टेट मेरे भाई, है ना, सुपर टेट जो यूपी का एग्जाम है, और सी टेट। इतनी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये रामबाण का काम करता है किस परीक्षा के लिए मेरे भाई? तो शिक्षक, है ना, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये रामबाण का काम करता है, और इतनी वैरायटी के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। और मैंने 5 वैरायटी के प्रश्नों की चर्चा आपसे कर ली है। भाजकों की संख्या हमने आपको लास्ट क्लासेस में डिस्कशन किया था, समभाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या, है ना, कुल अभाज्य गुणनखंड और विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या की हमने चर्चा आपसे की। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे के क्वेश्चनों की चर्चाएं आप सबके साथ स्टार्ट करूंगा, एक एक लॉजिक को लेके चलूंगा। जैसे मेरे भाई यूपी टेट में ही प्रश्न बना था, और बना हुआ था क्या? ध्यान से समझिएगा, आपसे एक ही प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न पूछा गया था 100 के समभाजकों की संख्या। ये क्लासेस में हमने कराया भी है, लेकिन आज मैं 100 की सभी बात कर लेता हूं। जैसे यूपी टेट 2018 में प्रश्न आया था 100 के, तो 100 के बात किया था। अब यहां पे मैं 5 प्रश्न सॉल्व करता हूं 100 की तरफ से। एक प्रश्न बनाता हूं 100 के भाजकों की संख्या। पहला प्रश्न अगर मैं पूछूं कि 100 के, अब देखिए 100 के लेते हैं 100 को, और प्रश्नों की चर्चा इस पे स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछ ले 100 के भाजकों की संख्या क्या होगी, आपसे पूछ ले 100 के भाजकों की संख्या क्या होगी, ठीक है, तो मेरे भाई 100 के भाजक, सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे होंगे,
मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी 100 का प्राइम फैक्टर कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलिए इधर रफ वर्क करिए, क्योंकि टेट सुपर टेट और सेट एस्टेट वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फैक्टर्स में, मैं यहां कर रहा हूं 100। आप एक काम करिए, 2 से कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 50। फिर 2 से कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 25, है ना। फिर इसे 5 से कटा दीजिएगा, 5 से कटाएंगे तो 5, फिर 5 से कटा दीजिए तो कितना आएगा 1। तो आपने देखा कि 100 का जब प्राइम फैक्टर होता था वह क्या हो गया, 100 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर बना। 100 का जो प्राइम फैक्टर हुआ वह 2 का स्क्वायर इंटू क्या आ गया 5 का स्क्वायर। इसे हम कहते हैं 100 का प्राइम फैक्टर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो भाजकों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो भाजकों की संख्या को कैसे निकालोगे, इसमें आप 1 बढ़ा दोगे 3, इसमें आप 1 बढ़ा दोगे 3, 3 गुणे 3 आपके पास कितना आ गया 9। तो भाजकों की संख्या आपके पास कितनी आ गई 9। जो भाजकों की संख्या आपने देखी वह आपके लिए कितनी बन गई 9 बन गई। अगर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ठीक है तो विषम भाजक की संख्या क्या होगी, हमने कहा ठीक है भैया हम विषम भाजक की संख्या ले लेते हैं। किसकी संख्या, विषम भाजक की संख्या। तो अगर हम विषम भाजक की संख्या को लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा विषम संख्या को ही ढूंढिए। यह है ना 5, इसकी पावर कितना है 2 है, तो आप इसे आसानी से 2 + 1 कर दीजिए, विषम भाजक कितने मिल गए 3। तो विषम भाजक की संख्या आपके पास कितनी आ गई तो 3 आ गए। इसके साथ साथ फिर हम चलते हैं और पॉइंट देखते हैं आपके लिए किसकी संख्या भैया, समभाजक की संख्या। चलिए मेरे अनुसार मैं फिर यहां आपके लिए वर्क कर दिया और कहा कि समभाजक की संख्या क्या होगी। तो देखिए कुछ लोग तो इस प्रश्न में ये कह देंगे कि टोटल, भाई सही है, टोटल भाजक में से समभाजक घटा दीजिए, तो 9 में से 3 घटा दिया कितना आ गया 6 आ गया। या डायरेक्ट निकालना हो तो इसकी पावर कितना है 2, 2 + 1 कर दिया। और इसी में मेरे भाई करना क्या है, देखिए विषम संख्या की पावर 2 था तो 1 हमने जोड़ लिया, 2 1 कितना बन गया 3, और इसकी पावर कितना है 2 है, तो आप 2 से गुणा कर दीजिए, आपके पास समभाजक की संख्या कितनी आ जाएगी 6। तो आपने 3 प्रश्नों की बात की, ये तीनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, तीनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब अगर हमसे कहा जाए 3 प्रश्न आपने समझ लिया, 3 प्रश्न आपकी टेक्निक बात समझ में आ रही होगी। अगर हमसे कहा जाए कि चलिए कुल अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, अगर हमसे प्रश्न पूछ दे और वो ये पूछ ले कि कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं ये बैठा है जो पावर ना, इसी को आपस में जोड़ दीजिए, केवल ये जो पावर बैठा है आपके लिए यहां पे, इसी को आपस में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। मतलब 2 + 2 कितना बन जाएगा 4। आपने देखा कि 2 + 2 आपके लिए, 2 + 2 आपके लिए कितना बन गया 4। केवल इसी को आपस में आप जोड़ दीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। आपको करना क्या है, कितना 2 + 2 आपके पास बन कितना जाएगा 4। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई तो 4 आ गई। कितनी आ गई 4। अगर आपसे कहा जाए कि ठीक है भैया विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लाइए, क्या लाइए, तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लाइए, क्या लाइए, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लाइए, विभिन्न अभाज्य, है ना, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान दीजिएगा विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, ऐसी कौन कौन सी अभाज्य संख्या है जो 100 को विभाजित कर रही है, तो मात्र 2 और 5 है। तो ऐसी कितनी संख्या है तो 2 संख्या है। ऐसी कितनी संख्या है तो मात्र 2 संख्या है जो 100 को विभाजित कर रही है, 2 और 5। तो ये 5 प्रश्न भाजकों की संख्या से रिलेट करके आता है, भाजकों की संख्या से रिलेट करके आता है। इसे सीरियस देखेंगे, सीरियस समझेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे बनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयार किए जाते हैं। इन सभी की चर्चाएं मैंने आपकी क्लासेस में की है और कुछ यहां पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लॉजिकल समझिएगा, भाजकों की संख्या हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, यही तरीका होता है। जैसे अगर आप इसे निकालने का तरीका समझेंगे
तो भाजकों की संख्या के लिए जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको लिखा भी था, भाजक की संख्या। तो भाजक की संख्या जो बनेगी मेरे भाई, वह बनेगी क्या, आप सबसे पहले करेंगे अभाज्य संख्या और घात प्लस एक। क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में परिवर्तित करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसी में घात प्लस वन कर देंगे, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या का प्राइम फैक्टर और घात प्लस एक करके निकाला जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आपसे मैं कहूंगा विषम भाजक, कि विषम भाजक के लिए क्या करें भाई, तो विषम भाजक के लिए आपको करना क्या है, विषम संख्या की घात प्लस वन। क्या कर देना है, विषम संख्या की जो घात रहेगी उसी में एक जोड़ देना है। जैसे देखिए, अगर हमने बात कही आपसे कि कुल भाजक कैसे निकला, कुल भाजक कैसे निकला, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड किया, इसकी घात दो था, इसकी घात दो था, तो इसे एक बढ़ा के कितना कर दिया, तीन, इसको एक बढ़ा के कितना कर दिया, तीन, तो तीन गुना तीन कितना हो गया, नौ। तो आपको करना क्या था, 100 का अभाज्य गुणनखंड, इसकी घात दो था, इसकी घात दो का, दोनों का एक एक बढ़ा के तीन किया और 9 हो जाएगा, जैसे हमने यहां पे लिखा है घात प्लस वन। उसी तरह मैंने आपसे यह कहा कि विषम भाजक की संख्या क्या होगी, तो विषम भाजक की संख्या के लिए मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाया है, विषम संख्या की घात प्लस एक। तो विषम संख्या की घात प्लस एक आपको हमने लिखा है, तो वही किया था हमने। विषम संख्या की घात कितनी है, देखिए ये 5 विषम संख्या है, इसकी घात कितनी है, 2, आपने एक बढ़ा दिया, 2 प्लस एक कितना हो गया, 3 हो गया, 2 प्लस एक कितना हो गया, 3। इसी तरह अगर मैं कहूं आपसे कि ठीक है भाई, तो अब समभाजक की संख्या क्या होगी, तो मेरे अनुसार अगर आप चलना चाहेंगे तो मैं लिखना चाहूंगा, और वो क्या होगा, समभाजक की संख्या। क्या होगा, समभाजक की संख्या। ठीक है ना। अगर हम समभाजक की संख्या आपके साथ निकालना चाहें तो मेरा यही टेक्निक होगी, और ये होगी मेरे भाई विषम संख्या की घात प्लस वन, विषम संख्या की घात प्लस वन, और इसी में हम यहां बना देंगे, और वो होगा सम संख्या की घात। सम संख्या की घात क्या होगा, विषम संख्या की घात प्लस वन, और उसमें गुणा होगा सम संख्या की घात से। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम समभाजक की संख्या निकाल रहे थे, तो आपको दिखा कि विषम संख्या कौन है, 5, इसकी घात कितनी है, 2। विषम संख्या पे आपने देखा 5 है, इसकी घात कितनी है, 2, तो उसे हमने एक बढ़ाया है, 2 प्लस 1 किया है, और सम संख्या की घात कितनी है, 2, 2 की पावर 2 है तो 2 है, तो देखिए इसमें 2 से गुणा किया है, 2 3 है 6। तो आपके पास क्या आ गया, केवल आपने जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। तो समभाजक की संख्या क्या बनेगी, सम संख्या की घात ब्रैकेट में विषम संख्या की घात प्लस 1, ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कुल अभाज्य, आपसे पूछा जाए कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, तो जानते हैं यहां पे क्या करिए, है ना, यहां पे अभाज्य गुणनखंड की बात है ना, सभी घात को आपके पास यही समझना है, अभाज्य संख्या के सभी घात को आपस में जोड़ दे, आपस में क्या कर दें, आपस में जोड़ दे, आपस में क्या कर दे, जोड़ दे। जैसे देखिए हमने किया क्या है, 100, भाई कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, देखिए इसकी घात कितनी है, 2, इसकी घात कितनी है, 2, 2 प्लस 2 आपके पास कितना आ गया, 4। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो सभी घातों को आपस में जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सभी घातों को आपस में जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज हमसे कहा गया विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो ये देखना है कि कौन से उसमें संख्या ऐसी है जो विभिन्न है, अलग अलग तरीके की है। तो मात्र 2 ही संख्याएं हैं जो अलग अलग तरीके की हैं, तो क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1, तो 2 तरह की संख्या है, इसी को आपको रट करना है। तो चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए, लॉजिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आते हैं, जैसे मेरे भाई 35 की पावर 15 इंटू
10 की पावर 17 इंटू 19 की पावर 23, 19 की पावर 23, और पूछा जाता है कुल अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछा जाता है? कुल अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या पूछा जाता है? कुल अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कुल अभाज्य गुणनखंड की बात करनी है तो ध्यान से समझिए, इसमें कितनी संख्याएं प्राइम नंबर है। जो संख्याएं प्राइम नंबर के रूप में नहीं है, जो संख्याएं अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है, सबसे पहले आप उन्हें अभाज्य संख्या का रूप अख्तियार कराइए। सबसे पहले आप उन्हें अभाज्य संख्या के रूप में बनाइए। जैसे देखिए, 35 को आप लिख सकते हो कितना? 5 इंटू 7। आपने ध्यान दिया, इसे आप लिख सकते हो कितना? 5 इंटू 7। तो ध्यान दिया, आपने 5 इंटू 7 की पावर कितना लिखा? तो 15। 5 इंटू 7 की पावर कितना लिखा? 15 इंटू, देखिए इस 10 को भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इस 10 को भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा आपके लिए? 17। और 19 एक अभाज्य संख्या है, तो 19 को रहने दीजिए। 19 की पावर कितना हो जाएगा? 23। अब एक और लॉजिक यहां पे इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो आप इसे लिख सकते हैं 5 की पावर कितना? तो 15 इंटू कितना? 7 की पावर कितना? तो 15 इंटू 2 की पावर हो जाएगा 17 इंटू 5 की पावर हो जाएगा 17 इंटू 19 की पावर हो जाएगा 23। 19 की पावर कितना हो जाएगा? 23। ये लॉजिक है। कुछ विद्यार्थी इसे ऐसे करेंगे, अगर थोड़ा सा भी समय दिया जाए तो उन्हें करने का जो तरीका होगा स्टूडेंटों का, वह क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 5 को एक साथ ले लेगा, 5 को एक साथ, और अदर को एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। तो 5 की पावर 15 है, 5 की पावर 17 है, तो 5 की पावर 32 बन जाएगा इंटू 2 की पावर 17 बन जाएगा इंटू 5 की पावर 17 बन जाएगा। और 17, 5 की पावर की तो कहानी हो चुकी है। 7 की पावर कितना बन जाएगा? 15 इंटू 19 की पावर 23। और आपको कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है मेरे भाई। तो एक काम करना होगा, इस 32 को, 17 को, 15 को, 23 को आपस में जोड़ना पड़ेगा। मतलब आपका आंसर होगा 32 प्लस 17 प्लस कितना? 15 प्लस कितना? 23। अब आप पे डिपेंड करना क्या चाहते हैं। अब देखिए, 17 और 23 जो होता है वो 40 होता है। 40, 10, 50, 55, 55 और 2 57 में 30 जोड़ दीजिए, 87 हो जाएगा। आप जोड़ के तो देखिए, आपके पास 87 हो जाएगा। कुछ कोई भी तरीका हो, 5, 3, 8, 7, 15, 2, 17, 1 आएगा, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7 और 1, 8। जो नंबर आप देख रहे हो, जो नंबर आप देख रहे हो वह कितना आ रहा है? 87 आ रहा है। 87 एक लॉजिकल आंसर होगा। या एक काम करते हैं, इतना बवंडर नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीका है मेरे पास, मत चेंज करो, ये नीचे वाले को गायब कर दो। आधार पे जो संख्या है, प्राइम फैक्टर की है ना, तो आधार वाली संख्या को गायब कर दो। आधार वाली संख्या को गायब कर दो। आधार वाली संख्या को जोड़ो ही मत, केवल ये ऊपर वाले को जोड़ लो। ये ऊपर वाले को जोड़ लो। जैसे 15, 15, 30, 15, 15, 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 4 जुड़ जाएगा 64। 64 और 3 67 और 20 87। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 87। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 87, 87। अगर आपसे पूछे कितने विभिन्न अभाज्य गुणनखंड हैं, तो देखिए विभिन्न अभाज्य गुणनखंड में संख्या एक आपको 2 दिख रही है, एक संख्या कितनी दिख रही है? 2, एक 5 दिख रही है, एक 7 दिख रही है, एक 19 दिख रही है। तो कितनी विभिन्न अभाज्य गुणनखंड हो गए? कितने विभिन्न अभाज्य गुणनखंड हो गए? तो 4 संख्याएं आपके पास दिखी, 1, 2, 3, 4। तो इसके कितने विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों में कितने संख्याएं होंगे? 4 संख्याएं होंगी। इन 4 संख्याओं को हम यहां पे रख सकते हैं, 4 संख्याओं से रिलेटेड चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये रहा आपके पास, जिसे आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आप सबके पास रखूं, और वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर लॉजिक से ही आप उठाना चाहें तो देखिए, 30 की पावर 35 इंटू 10 की पावर 81 इंटू 15 की पावर 17 अभाज्य गुणनखंड।
क्या पूछ ले हमसे? अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछ लिया? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड पूछ लिया। तो अगर मुझसे अभाज्य गुणनखंड यहां पे पूछ लिया तो जानते हो मैं क्या करूंगा? 30 को लिखूंगा मैं, देखिए 3 इंटू 2 इंटू 5 की पावर कितना? 35। ठीक है, 10 को लिखूंगा 2 इंटू 5 की पावर कितना? 81। और 15 को लिखूंगा 3 इंटू 5 की पावर 17। ठीक है, अब लॉजिक को क्या करूंगा? मैं कह दूंगा 3 की पावर 35, ठीक है ना, प्लस इंटू 2 की पावर 35 इंटू 5 की पावर 35, इतना तो होता है। ठीक है, अब यहां पे मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 81 इंटू 5 की पावर 81 इंटू 3 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 17। देखिए हमने लिखा 3 की पावर 35 इंटू 2 की पावर 35 इंटू 5 की पावर 35 इंटू 2 की पावर 81, 5 की पावर 81, 3 की पावर 17, 5 की पावर 17। यहां पे फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको करना क्या है? नीचे के सभी को गायब कर देना है और आपको ऊपर वालों को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। आपका काम हो जाएगा। सभी ऊपर को एक साथ जोड़ दीजिए। कैसे? 35 प्लस 35, है ना, प्लस 35 प्लस 81 प्लस 81 प्लस 17 प्लस 17, ये होगा मेरे भाई कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसे ही कहा जाए कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जिसे आप आसानी से बना सकते हो, आसानी से हैंडल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक और प्रश्न मैं आपको यहां पे रख दूं। जैसे आपके पास प्रश्न आ गया 24 की घात 5 इंटू, है ना, 7 की घात 21, है ना, इंटू आपके पास प्रश्न आ गया 25 की घात 15। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? एक प्रश्न आ गया 24 की घात 5 इंटू 7 की घात 21 इंटू 25 की घात 15, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो मेरे भाई अगर पूछे हमसे यहाँ पे कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो इसे कैसे फ्रेम करोगे, मैं आपको यहाँ पे कुछ चर्चाएं आपके लिए कर रहा हूं। जैसे 24 को लिख सकते हो, 24 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भैया? 24 को मैं यहां लिख दे रहा हूं, 24 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 24 को लिख सकते हो 8 तिरिका 24, 8 गुणे 3, 24 को लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 और यहां टोटल की पावर कितना? 5, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं 2 की पावर 3, है ना, इंटू कितना? 5। इसी तरह मैंने यहां भी कहा, जैसे 7 की पावर कितना कर देता हूं? 21, 7 की पावर कितना कर देता हूं? 21, जो लॉजिकली काम हो सकता है, 7 की पावर 21 हो गया, इंटू इस 25 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 की पावर कितना? 15, 5 की पावर 2 की पावर कितना हो गया? 15। इसे भी आप आसानी से बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात यहां पे नहीं है। हमने सीधे कहा 5 की पावर 2 की पावर कितना हो गया? 15। ये लॉजिकल काम आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? आइए आगे की बातों को आपके साथ फ्रेम करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर, देखिए 2 की पावर कितना? 15, क्योंकि आपको इतना पता होगा कि अगर मैंने लिखा x की पावर a की पावर b, तो ये x की पावर a इंटू बी हो जाता है। ये क्या हो जाता है? x की पावर a इंटू बी, x की पावर a की पावर b, इसका मतलब a और b का आपस में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। a और b का आपस में गुना हो जाता है, जिसे आप यहां पे टेक्निकली तैयार रखोगे। तो आपने लिखा 2 की, ये चीजें आपके पास आ चुकी, इंटू 3 की पावर कितना? 5 इंटू कितना बन गया? 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर कितना? 21 इंटू 5 की पावर 15 दूनी का 30, 5 की पावर कितना हो गया? 30, जो आप सबके सामने मौजूद है। आपने लिखा 5 की पावर कितना? 30। देखिए कितना आसानी से चीजें डेवलप हो रही हैं, बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अगर हमने प्लानिंग के तरीके से काम किया है, एक एक तरीका हमारा डेवलप हुआ है, तो उस तरीके से हम चीजों को बना सकते हैं। एक एक लॉजिक का हम इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। आप पे फ्रेम करना है, आपको तरीका अप्लाई करना है, उसी तरीके से आपको काम करना है।
तो ध्यान दीजिएगा, अब आपने चीजें कर ली, अब एक काम करिए, लॉजिक से ही इस्तेमाल करिए, नीचे वाले को गायब कर दीजिए। देखिए 15 5 20, 20 20 40, 1 41 और 70 71। तो आपके पास अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहा तो आपके पास कितना बन गया, 71 बन गया। और ये अच्छे प्रश्न है, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और आते रहे ऐसे प्रश्न, इसे कभी भी मेंटली इग्नोर मत करिएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हम रखते हैं, और अच्छे लेवल का इन द सेंस ये नहीं कि आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड की बात ही नहीं होगी, आपके एग्जामिनेशन में इस स्टैंडर्ड की बात हुई है। एग्जाम ओरिएंटेड पूरा का पूरा ख्याल रखा जाता है आपको क्लासेस में, जितना एग्जाम ओरिएंटेड मैं बात कर सकूं। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा सभी लोग, आप लोग भावी शिक्षक हैं और भावी शिक्षकों का ये रुतबा होता है कि भाई वह शिक्षक जो होता है वह एक जनरेशन को बनाता है। तो अगर आपको जनरेशन बनाने की जिम्मेदारी मिलती है ना, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आपको मैं उस तरीके से स्ट्रांग करूं, उस तरीके से बना के भेजूं कि आप उस जनरेशन को, आने वाले हमारे देश के नौजवानों को वैसी शिक्षा दे जिससे हमारा देश पूरी तरह से प्रगति करे, उन्नति करे। आइए अब चलते हैं भाजकों के योगफल पे। अब सेक्शन आता है हमारा भाजकों का योगफल। क्यों भाई, भाजकों के योगफल को देखा जाए कि भाजकों का योगफल क्या होता है। भाजकों के योगफल से जो भी प्रश्न हमारे बनेंगे उनकी टेक्निक क्या होगी। जैसे आइए छोटे से प्रश्न से सहायता लेते हैं आपसे। एक प्रश्न अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे देखिए 40, आपके पास 40 दे दिया और कहा आपसे इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया जिसकी चर्चा मैं यहां करना चाहता हूं, भाजकों का योगफल। भाजकों का योगफल मतलब समस्त भाजकों का योगफल। अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं एक शब्द, कुल भाजकों का योगफल। क्या लिख सकते हैं, कुल भाजकों का योगफल। वैसे हमने केवल इतना लिखा है भाजकों का योगफल। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहां पे बन सकता है मेरे भाइयों, और वो दूसरा प्रश्न होता है, वो होता है समभाजक, सॉरी दूसरा प्रश्न पहले विषम भाजक लिख लो। क्या होता है, विषम भाजक का योगफल। ठीक है ना, अगर हमसे पूछा जाए कि ठीक है मेरे भाई विषम भाजक का योगफल क्या होगा, ठीक है ना, कि विषम भाजक के योगफल को हम किस तरीके से तैयार करें। तो विषम भाजक का जो योगफल होता है और सम और भाजक का योगफल होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के तरीके क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिए, भाजक का योगफल हमने जाना, अब हम जानना चाहते हैं आपसे विषम भाजक का योगफल। ठीक है ना, दूसरा प्रश्न ये बनता है, और तीसरा प्रश्न आपका यहां पे बनेगा और वो होगा मेरे भाई समभाजक का योगफल। क्या होगा, समभाजक का योगफल। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली शर्त भाई ये 40 है। क्या है, 40 है। ठीक है ना, अगर मैं इस 40 की बात करूं तो सबसे पहले इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 40 का क्या कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अगर 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं कि 40 जो होता है वह 8 इंटू 5 होता है, मतलब 2 की पावर 3 इंटू कितना, 5। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू कितना, 5। ये होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है भैया, अभाज्य गुणनखंड होता है, इसे हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या बना, 2 की पावर 3 इंटू 5। अब भाजक का योगफल निकालना है तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला मेथड इसका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आपको पहला मेथड सीखना है। पहला मेथड क्या होता है, देखिए अगर भाजक का योगफल निकालना है तो फर्स्ट मेथड की अगर आपसे बात की जाए कि फर्स्ट मेथड को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो तरीका देखिए, 2 की पावर 3 है ना, तो इसे लिखने का तरीका देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वह होनी चाहिए 2 की पावर 0, जैसे 2 की पावर 0 है ना, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। क्योंकि बना है 2 की पावर 3, बना क्या है, 2 की पावर 3। क्या बना है, 2 की पावर 3, तो इसकी स्टार्टिंग शून्य से होनी चाहिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो यहां से 0 से लेकर आपने यहां तक की बात कर ली। इसी तरह यहां पे आपके लिए है क्या, 5 है। तो आप यहां पे भी कुछ चीजों को मत करो, सीधे कर दो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर कितना, 1। ये पहला मेथड होगा आपको बताने का कि आपने एक 5 की पावर 0 कर लिया और एक 5 की पावर आपने क्या कर लिया, 1 कर लिया, जिसे आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। अब ध्यान देना, आपको इतना पता होगा जितने भी क्लासेस आपने की है कि किसी भी संख्या की घात शून्य, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य रखा जाता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या का मान अगर शून्य रखा जाए तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। मतलब इसकी वैल्यू अगर देखी गई तो क्या बन गई, 1। इसकी वैल्यू देखी गई तो कितनी बन गई, 2। इसकी वैल्यू देखी गई तो कितनी बन गई, 4। इसकी वैल्यू देखी गई तो कितनी बन गई, 8। ठीक है, चलिए इसको देखा गया तो 5 की पावर 0 क्या मिला आपके पास, 1 मिला, और ये भी क्या मिल गया, 5। अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो हमने 1 रखा, और किसी संख्या की घात 5 होती है, सॉरी 1 होती है तो 5 हो गया। अब जोड़िए 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। तो आपके पास जो डेटा हुआ 15 इंटू 6, 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90। 15 इंटू 6 कर दिया, यही डेटा आपके पास कितना आ गया, 90 बन गया। ये डेटा का मल्टीप्लिकेशन 15 का 6 गुना आया, और 15 का 6 गुना आपके पास कितना आ गया, 90। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाजकों का योगफल क्या होगा, तो 40 के भाजकों का योगफल जो आएगा वह कितना बनेगा, 90 बनाएगा। इस 90 को टारगेट हम करेंगे, 90 को लेके चलेंगे। यह मेथड 1 हो गया। अगर हमने कहा कि ठीक है मेथड 2 को कैसे सेट किया जाए, मेथड 2 क्या होगा, किस लॉजिक से हम मेथड 2 का काम करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी अच्छे तरीके की बात है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, क्या हमारा तरीका हो सकता है। तो ये मेथड 2 में मैं करता क्या हूं, जैसे मेरे पास है क्या, लॉजिकली हमारे पास जो तरीका मिला हुआ है वो है क्या, यही ना कि 2 की पावर 3 इंटू कितना, 5। क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 5 है, ये आपके पास मौजूद है। 2 की पावर 3 इंटू 5। मैं अगर चाहूं कि भाजक का योगफल क्या होगा, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, क्या कहेंगे, भाजक का योगफल। तो ध्यान देना आप सब लोग कि भाजक का योगफल कैसे निकलेगा। तो देखो भाजक का योगफल निकालने का जो बेस्ट तरीका होगा, मेथड 2 में क्या अप्रोच देके आएगा, ध्यान से समझने की बात है कि भाजक का योगफल निकालने का हमारा तरीका क्या होगा। तो एक काम करिए, इसकी घात 3 है ना, तो आप इसे 1 बढ़ा दीजिए, जैसे 2 की पावर कितना कर दीजिए, 4। देखिए आपके पास यहां पे क्या है, 3 था, यहां पे 3 था, तो मेरा कहना यह होता है कि मैं इसे 1 बढ़ा दो, जिसे 2 की पावर कितना कर दो, 4। फिर करूंगा -1 अपॉन 2 माइनस 1, अपान क्या कर दूंगा, 2 माइनस 1। अब चलिए ये तो पहले ब्रैकेट में हो गया, 2 से रिलेट, 2 की पावर 3 थी तो घात 1 बढ़ाया मतलब 4 किया, फिर -1 अपॉन 2 माइनस 1 कर दिया। क्लियर है, यहां 5 है तो हम एक काम करेंगे, 5 रख लिया। अब देखिए इस पे घात अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो यहां पे क्या है, 1 है, इसे 1 बढ़ा के कितना कर देंगे, 2। इसे 1 बढ़ा के कितना कर देंगे, 2। तो 5 की घात कितना कर देंगे, 2 -1 अपॉन 5 माइनस 1, जो लॉजिक होगा 5 की पावर 2 -1 अपॉन 5 माइनस 1। ये लॉजिकली कॉन्सेप्ट आपके पास हो गया। इसी लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे हम काम कर सकते हैं। सो हमारा तरीका होगा, जिस तरीके से हम पूरी चीज को गवर्न कर सकते हैं, हम पूरी चीज को बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसी तरीके से हम चीजों को हैंडल करेंगे तभी हमारे पास चीजें बनेंगी। जैसे 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 होता है, आपने देखा होगा 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में से 1 गया, आपके लिए आ जाएगा 15। देखिए 2/1 भी 15 ही बनेगा, 15। अब देखिए यहां पे 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 24। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 बटा कितना, 5 में से 1 गया 4। तो अगर यहां आपने देखा होगा तो 24/4 कितना बन जाएगा, 6। 25 15 छक्के 90।
तो आपके पास कितना आ गया 90। मतलब अगर आपको भाजकों का योगफल निकालना है, भाजकों का योगफल निकालना है, तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, किस तरीके से आप भाजकों का योगफल निकालते हो, यह तरीका आपको यहां लिखना पड़ेगा। तो भाजकों के योगफल का जो दूसरा मेथड है उसका तरीका क्या है आपको जानते हैं, लिखना पड़ेगा यहां पे, और वो ये होगा क्या भैया, अभाज्य, क्या होगा, अभाज्य संख्या है ना की घात में हम एक जोड़ देंगे। अभाज्य संख्या की घात में हम कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, माइनस कितना, तो एक, माइनस कितना, एक। इसी संख्या में हम करेंगे क्या, अभाज्य संख्या घात में एक जोड़ेंगे, -1 अपॉन, यहां पे भी हम लिखेंगे अभाज्य संख्या, क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या है ना, और माइनस कितना, एक। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की घात +1 -1 अपॉन अभाज्य संख्या -1 आपके लिए लॉजिक होगी, और इसी लॉजिक पे आपको पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। इसी लॉजिक से कुल भाजकों का योगफल आसानी से निकाला जा सकता है। आसानी से निकालने का एकमात्र तरीका है कि अगर हम चाहें तो ये भाजकों का योगफल निकालने का कॉन्सेप्ट है, इसे हम यही कहेंगे कि अगर आपको भाजकों का योगफल निकालना हो, किसका, भाजकों का अगर योगफल निकालना हो तो ये सबसे सटेबल तरीका है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल सी बात करूं, अभी और आऊंगा क्वेश्चन में, जैसे मैं कह दूं 16 के भाजकों का योगफल, मैं कह दूं 16 के भाजकों का योगफल, ठीक है, तो 16 के भाजकों का अगर योगफल लेना है हम सबको, तो 16 के भाजक का योगफल जो होगा, अगर हम ट्रिक से निकाले, इस ट्रिक के माध्यम से, तो मैं यही लिखूंगा 16 क्या बनेगा, 2 की पावर 4। 16 क्या बनेगा हम सबके लिए, तो 2 की पावर 4। 16 बन गया 2 की पावर कितना, 4। और भाजकों का योगफल चाहिए तो आप एक काम करिए, 2 की पावर 5 बना दीजिए। 2 की पावर कितना बना दीजिए, 5, एक बढ़ा दीजिए, मैंने 2 की पावर 5 कर दिया, -1 अपॉन 2 -1। ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 -1 आपके पास लॉजिकली कॉन्सेप्ट हो गया। इसी लॉजिक से आपने इस चीज को निकाला, तो 2 की पावर 5 होता कितना है, 32 में से 1 गया 31, 32 में से 1 गया कितना हो गया, 31 हो गया। या अब मैं चाहूं आपसे ये कहूं कि यार ये 16 के सभी भाजक का योगफल पता नहीं सही है कि गलत है, ये हम कैसे जाने, तो एक काम करिए, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये बताइए मुझे 16 किन किन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होता है। तो आप देख सकते हो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है ना, 8 से कटता है, और कोई है तो 16 से कटता है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 16 को पूर्णतया विभाजित करे, ऐसा कोई नंबर बताइए जो 16 को विभाजित करे 1 2 4 8 और 16 से। तो देखिए 16 4 20, 10 30 और 1 31, ऐसे भी देखेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 31 आ गया। तो अगर भाजकों का योगफल निकालना है तो अभाज्य संख्या घात +1 -1 अभाज्य संख्या -1। यहां भी यही चीज की गई थी, क्या किया गया था, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो अभाज्य संख्या की घात 1 बढ़ा दिया गया, -1 अभाज्य संख्या -1, इसकी पावर 1 बढ़ा दिया गया, -1 अभाज्य संख्या -1 90। और एक मेथड ये, 2 की पावर अगर 3 है तो 0 से स्टार्ट करके 3 तक, 5 की पावर 1 है तो 0 से स्टार्ट करके 5 तक, अंदर संख्याओं को जोड़ लिया, अंदर संख्याओं को जोड़ लिया, बीच में मल्टीपल का सिंबल है तो यहां पे मल्टीपल आपके पास आ चुका। तो ये रहा आपके पास कौन सी सब भाई, भाजकों का योगफल। अभी मैं एग्जाम्पल में और आऊंगा और मैं आपको एग्जाम्पल बताते रहूंगा, उसकी चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे और एक एक बातों की चर्चा आपके साथ होगी। अगर मुझसे कहा दिया गया, मुझसे यह प्रश्न किया गया था 40 के विषम भाजक का योगफल, मुझसे प्रश्न में यह पूछा गया कि ठीक है 40 के, ये तो प्रश्न आपने बना लिया, आपसे यह प्रश्न पूछ लिया गया कि भाई 40 के, है ना, 40 के विषम, 40 के विषम भाजक का योगफल क्या होगा। आपसे यह प्रश्न पूछ लिया गया कि 40 के विषम भाजक का योगफल क्या होगा, मतलब 40 को काटने वाली ऐसी विषम संख्याएं कौन कौन सी है। तो 40 को विभाजित करने वाले
विषम संख्याओं की बात हो रही है, 40 को विभाजित करने वाले विषम संख्याओं की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इस 40 को लिख दिया आपके लिए 2 की पावर 3 इंटू कितना 5। तो आपने देखा ये जो वैल्यू बनी ये बन गई 2 की पावर 3 इंटू 5। इसे हम कहते हैं विषम की पावर। ठीक है, विषम की पावर की बात हो रही है, सॉरी अभाज्य गुणनखंड। अब हमसे बात हो रही है विषम भाजक का गुणनफल। तो मेरा बेस्ट टेक्निक होता है मैं विषम भाजक के गुणनफल की बात करूं। हम विषम भाजक के गुणनफल के लिए मेरे भाई केवल विषम संख्या को टारगेट करेंगे। विषम भाजक का योगफल, मैं गुणनफल बोल रहा हूं, विषम भाजक का अगर योगफल निकालना है तो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल विषम संख्या को पकड़िए, केवल विषम संख्या को पकड़िए, और केवल विषम संख्या को अगर आपने पकड़ा है तो यहां कौन है तो 5 है, यहां कौन है तो 5 है। तो आप केवल 5 लिखिए, इसकी घात 1 है, इसकी घात कितना है 1 है, तो इसकी घात कितना कर दीजिए 2 कर दीजिए, -1 अपॉन 5 - 1 अपॉन कितना 5 - 1। तो देखिए 5 की पावर 2 -1 अपॉन 5 - 1 को करिए, आसानी से मिल जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर 25 -1 अपॉन कितना तो 4, जो आंसर आएगा 24/4, मतलब कितना आएगा 6। तो अगर विषम भाजक का योगफल निकाला गया तो आपके लिए लॉजिकली आएगा क्या तो 4। तो विषम भाजक का योगफल के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, विषम संख्या की घात देखिए उसे 1 बढ़ाइए, -1 अपॉन ए। केवल विषम संख्या को पकड़िए, केवल किसको पकड़िए विषम संख्या को पकड़िए, लॉजिकल तैयार हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है चीजों को हैंडल करने का। और अगर मुझसे पूछा गया कि समभाजक का योगफल क्या होगा, क्या पूछा गया समभाजक का योगफल, तो अगर समभाजक के योगफल की चर्चा आपसे आपका एग्जामिनर करता है तो आप बैक प्रश्न उठा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कुल भाजक का जो योगफल था वह कितना था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर भाजक का योगफल पूछा गया तो कितना आया 90। जैसे देखिए 40 के भाजक का योगफल कितना आया 90, और अभी अभी देखा आपने विषम भाजक का योगफल कितना आया है 6 आया है। विषम भाजक का योगफल आपके पास कितना आया है तो 6 आया है। ध्यान दीजिएगा, विषम भाजक का जो योगफल आपको मिला है वह कितना मिला है तो 6 मिला है। तो आपको समभाजक के योगफल के लिए 90 में से 6 घटाना पड़ेगा, मतलब आपको 90 में से अगर 6 घटा दिया तो समभाजक का योगफल कितना आ गया 84 आ गया। समभाजक का योगफल आपके लिए कितना आ गया 84 आ गया। एक आसानी से लॉजिकल कॉन्सेप्ट से हमने भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल और समभाजक का योगफल निकाल लिया। या अगर समभाजक के योगफल की और एक टेक्निक समझना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई 40 के समभाजक का योगफल क्या होगा, क्या पूछ लिया जाए आपसे 40 के समभाजक का योगफल, ठीक है। तो 40 के अगर समभाजक के योगफल की चर्चा मैं करूं आपसे कि 40 के कितने समभाजक होंगे, इनके तरीके को कैसे डेवलप किया जाएगा, तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि 40 का प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू कितना 5, और हमें निकालना है क्या समभाजक। तो मेरी चर्चा फिर से यहां स्टार्ट होगी और मैं समभाजक की चर्चा को लेकर चलूंगा। तो समभाजक ध्यान देना, मेरे हिसाब से यहां 5 की पावर 1 है, तो मैंने कर दिया 5 की पावर 2 -1 अपॉन 5 -1, और इंटू ये 2 की पावर 3 है, तो मैं टेक्निकली करूंगा 2 की पावर 4, मैं लिखूंगा एक घात बढ़ाऊंगा 2 की पावर 4, और यही सावधान होना है समभाजक के लिए -2 मैं करता हूं अपॉन 2 -1। सब में मैं यहां -1 करता हूं, लेकिन यहां पे मुझे -2 करना पड़ता है। इसके पीछे रीजन होता है ये सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है 2। आप इसे सिंप्लीफाई करिए, इसका सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो आपके पास 6 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 16 में से 2 गया 14, ये बन गया 14 छक 84। आप देखिए वैसे भी कुल भाजक की संख्या आई थी 90, विषम भाजक आया 6, समभाजक कितना आया था 84। तो देखिए आपने 40 का टोटल भाजकों का योगफल निकाला, विषम भाजक का योगफल निकाला और समभाजक का योगफल निकाला, सभी के सभी आपके पास आसानी से आ गए। आसानी से लॉजिकल हम लोगों ने यहाँ पे चीजें देखी, एक एक तरीके से बातों को
समझा, बहुत बड़ा कुछ करने की यहाँ पे आवश्यकता आपको नहीं थी। अगर आपने हल्का सा भी पॉइंट देखा होगा तो आपके पास चीजें आसानी से बन जाएंगी। हमें नहीं लगता है कि और ज्यादा आपको दिक्कत होने की कोई आवश्यकता है। तो आपने एकदम नॉर्मली चीजों को देखा, नॉर्मली बिहेव के साथ इन चीजों को देखा। फिर हम सभी लोग आपके साथ अगली क्लासेस में मैं आपके साथ मिलूंगा और अगली क्लासेस में मैं इन कुछ क्वेश्चनों के प्रैक्टिस कराऊंगा। और एक लास्ट टाइप रह गया है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, माने भाजकों का गुणनफल। उसके बाद ये लंबा सेक्शन जो एक प्रश्न पक्का देता है, यहां से एक प्रश्न आपकी एग्जाम में 100% आएगा, उसकी बात करूंगा। थ्योरेटिकल बातें आपसे पूरी हो गई। अब मैं बात करूंगा आपसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। और आपके पास तीसरी क्लास में, आज ये दूसरी क्लास थी, तीसरी क्लास में मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। उसके बाद नंबर सिस्टम के किसी अलग टॉपिक को आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। एक बार जरूर इन बातों को बताइए। आप जिस भी माध्यम से इस क्लासेस को पढ़ रहे हैं, अपनी जो भी फीडबैक है दीजिए। आप ऐप पे पढ़ रहे हैं तो वहां भी फीडबैक दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो वहां भी फीडबैक दीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए हमारी टीम और हम कितनी मेहनत करें, जिससे आने वाली वैकेंसीज जो आपके सामने है, उस वैकेंसीज में आपका और हमारे मेक माई करियर का परचम लहराया जा सके। जय हिंद।